जैसे कि हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपक्षय को देख रहे हैं, तो अपक्षय के टॉपिक की निरंतरता में इससे पूर्व हमने भौतिक अपक्षय तथा उसके प्रकार, उसके जो कारक हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को हमने देखा था। उसके बाद हमने इससे पहले वाले व्याख्यान में रासायनिक अपक्षय को देखा था। अब अपक्षय का जो तीसरा प्रमुख प्रकार है वो जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। जैविक अपक्षय जैसे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैसे कि इसके शब्द से निहित है कि शैलों के खनिज के तत्वों में वनस्पति व जंतुओं के द्वारा भी अपक्षय क्रिया होती है, जिसे जैविक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। यानी कि जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधा, इनके द्वारा या मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के चट्टानों को अपनी जगह पे उसको विदीर्ण या वियोजित करने की प्रक्रिया को हम जैविक अपक्षय के अंतर्गत डालते हैं। सॉइल के निर्माण में इस जैविक अपक्षय का सबसे बड़ा योगदान रहता है। जैविक अपक्षय के निम्न प्रकार के दो भेद हैं मुख्यतः। वनस्पति द्वारा अपक्षय। वनस्पति द्वारा अपक्षय के अंतर्गत शैल कणों के टूटने और विखंडन के होने के पश्चात खनिजों की एक ऐसी परत एकत्र हो जाती है जिससे वनस्पति उत्पन्न होती है और बढ़ती है, यानी कि उससे वो अपना पोषण लेती है या खाद्यान्न लेती है। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश करके फैलती है। उस प्रकार से जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वह शैल परतों में दरारें उत्पन्न करता है, उनको बढ़ाता है, जिसके कारण चट्टानें ढीली होकर कमज़ोर पड़ जाती है और खंड अलग होने लगते हैं। वनस्पति द्वारा की गई यह क्रिया भौतिक अपक्षय का ही एक रूप है। इससे चट्टानों की परतों में, संस्तरण के तलों में, संस्तरण के संधियों में, भ्रंशों में और जोड़ों का निर्माण होता रहता है। वृक्षों तथा पौधों की जड़ों को आगे बढ़ने के लिए जो भी दरार मिलती है उनमें प्रवेश वनस्पति जैसे लाइकेन भी भीगने के बाद फूल को बढ़ती है और फैलती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है। इसके फैलने और सिकुड़ने से शैलों के भुरभुरे कण पृथक होकर गिरने लग जाते हैं। वनस्पति द्वारा रासायनिक अपक्षय को भी अधिक तीव्र किया जाता है। वनस्पति की जो जड़ें हैं वो मृत्तिका में घुलनशील खनिजों में और जल की आर्द्रता को ग्रहण करती है और वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करती है। इस क्रम के चलते रहने से चट्टानें लगातार कमज़ोर हो जाती हैं। वृक्षों, झाड़ियों, घास, बाँस, पौधों आदि की जड़ों में बहुत बारीक बारीक जीवाणु रहते हैं जो शैलों में रासायनिक परिवर्तन के लिए कार्यरत करते हैं। मिट्टी में वनस्पति के अवशेष भाग की सड़न व जीवाणु की प्रतिक्रिया से भी ह्यूमस की पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जो मिट्टी के उपजाऊपन में वृद्धि तो करते हैं परंतु अपक्षय को भी कारक के रूप में कार्य करते हैं। वनस्पति के लिए समस्त साइबेरिया, सोवियत रूस, पोलैंड, उत्तरी यूरोप के अन्य देश तथा कनाडा और संयुक्त राज्य के पतझड़ के वनों द्वारा पत्तियों के गिरने से एक प्रकार की मुल पैदा होती है, जिसे मल कहते हैं, नामक ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे उन समस्त प्रदेशों की मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ जाता है। छोटी प्रकार की वनस्पतियां जैसे शैवाल, काई, फंजाई तथा लाइकेन भी रासायनिक अपक्षय को बढ़ाती है। ये छोटी वनस्पतियां नग्न चट्टानों पर उगती हैं। समीपवर्ती चट्टानों से आयतन विनिमय करके उनमें रासायनिक परिवर्तन करती हैं। मिट्टी के निर्माण में ऐसा आयन विनिमय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मिट्टी के जो कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स आयनों को आकर्षित करने और संभाल के रखने में समर्थ होते हैं। मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे क्षारों के तथा हाइड्रोजन के आयनों को संभालने में समर्थ रहते हैं।
इससे मिट्टी के उपजाऊपन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मिट्टी के कोलाइट्रों द्वारा जितनी मात्रा में वनस्पति से हाइड्रोजन के आयन धारण किए जाते हैं, वही मात्रा उस मिट्टी के उपजाऊपन को दर्शाती है। दूसरा जो जैविक अपक्षय के अंतर्गत जंतुओं द्वारा अपक्षय आता है, जंतुओं में कीड़े मकोड़े बिल खोद कर भूमि की भीतरी परतों में निवास करने वाले जीवों के द्वारा भी जैविक अपक्षय होता है। बिलकारी जीवों में खरगोश, गीदड़, लोमड़ी आदि भी ये विभिन्न प्रकार से अपक्षय के कार्यों को करते हैं। तो इसके बाद में जो मानव है, मानव भी इसी प्रकार से अपक्षय के रूप में सहयोग देता है। विभिन्न प्रकार के खाने खोदने से, कोयला से, खनिज निकालने से, इस प्रकार से अपक्षय का जो टॉपिक है यहीं खत्म